लोग टैक्सेशन का रिवीजन कर रहे हैं, सारे के सारे थ्योरी रिवीजन करेंगे हर चैप्टर का। अच्छे से सुनिए। पहला चैप्टर हम लोग का क्या है भाई? इंट्रोडक्शन टू टैक्स। अच्छे सुनिए। इंट्रोडक्शन टू टैक्स में सबसे पहले समझे थे कि टैक्स को चलाने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका क्या नाम है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट कोई भी एक्ट बनते बनते लागू नहीं होता, टेक टाइम्स। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तान के कोना कोना में लागू है। हमारे देश में दो तरीका का टैक्स स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स माने आपसे डायरेक्टली आप कमाई कर रहे हैं, आपसे डायरेक्टली जो टैक्स ले लिया जाएगा उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। टैक्स इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द सेम पर्सन, या टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन। व्यक्तियों के इनकम पे जो टैक्स लगा देंगे उसको कौन सा टैक्स कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। वस्तु और सेवा पे जो टैक्स लगाएंगे, दीदी सुन रही हो, वस्तु और सेवा पे जो टैक्स लगाएंगे उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जांपल है जीएसटी, कस्टम, जीएसटी। उसके बाद हम लोग समझे थे क्या चीज भाई? फिर हम लोग समझे थे असेसमेंट ईयर। जो साल चल रहा है उसको क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन था, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ starting from 1st April ending on 31st March to the next year and previous year income taxable in assessment year। इसको क्या कहते हैं भाई? असेसमेंट ईयर। क्या कहते हैं? ये पीरियड 12 महीना का होता है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, अगला साल 31 मार्च को खत्म होगा, और पिछला साल का इनकम पे इसी साल टैक्स लगता है। प्रीवियस ईयर माने इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के जस्ट पिछला को प्रीवियस कहते हैं। दूसरे भाषा में डेफिनेशन, जिस साल हम कमा रहे हैं वो मेरा प्रीवियस ईयर है, क्योंकि टैक्स अगले साल देना है। जिस साल हम कमा रहे हो मेरा प्रीवियस ईयर है, क्योंकि टैक्स कब देना है? अगले साल। द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर बिकॉज टैक्सेबल टू द नेक्स्ट ईयर। बिकॉज टैक्सेबल टू द, इसको कौन सा ईयर कहते हैं? प्रीवियस ईयर। कौन सा ईयर? नेक्स्ट पढ़े थे एसएससी। एसएससी मींस अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। एसएससी माने ऐसा व्यक्ति जो टैक्स देने के लिए जिम्मेवार है। ऐसा व्यक्ति जो टैक्स देने के लिए, अब पर्सन में कौन आएगा भाई? एसएससी मींस अ पर्सन who is liable to pay tax। इनकम टैक्स 7 लोगों का लिस्ट बना के रखा पर्सन में। द टर्म पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। कौन कौन आएंगे? एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, और क्या भाई? ए लोकल अथॉरिटी, लोकल, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एन एसोसिएशन ऑफ, समझ पा रहे कितना लोग? अच्छे। और 7वां एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। हम लोग जैसे इंसान को कहेंगे इंडिविजुअल। क्या कहेंगे? जैसे मिस्टर अमिताभ बच्चन, क्या है? इंडिविजुअल। श्रीराम ज्वाइंट फैमिली क्या है? एचयूएफ। समझ पा रहे? रिलायंस इंडस्ट्री क्या है भाई? कंपनी। क्या है? कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एडी अच्छा एम कंपनी, एंड कंपनी लगा रहेगा, क्या है भाई? फॉर्म। क्या है? एक्स एंड वाई लीगल हेड्स ऑफ जेड। एक्स एंड वाई लीगल हेड्स ऑफ जेड का लीगल हेड्स कौन है? एक्स और वाई। इसको क्या कहेंगे? एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या कहेंगे? और आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्या है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल जुरिडिकल क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। नेक्स्ट हम लोग का था हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम, कमाने का टोटल 5 हेड्स है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सैलरी से कमाई होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। घर से भाड़ा मिलेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बिजनेस या पैसा करेंगे, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जमीन का कीना बेची, शेयर का कीना बेची, बिल्डिंग का कीना बेची, इसको क्या कहेंगे? कैपिटल गेन। क्या कहेंगे? और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चारों को छोड़ दो, 5वां कहीं से भी कमाओ, उसको क्या कहते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या कहते हैं? ये 5 हेड का इनकम को जोड़ देंगे, आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल लेस करेंगे डिडक्शन 80 से लेके 80, 80 से लेके 80, तो क्या आ जाएगा भाई? टोटल इनकम। क्या आ जाएगा? फिर हम लोग पढ़े थे टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग का मतलब ये लीगल तरीका टैक्स को कम करने का। लीगल तरीका टैक्स को, टैक्स अवॉइडेंस, लॉ का लूपहोल्स उठा के टैक्स को कम करते हैं, लॉ का कमी को उठा के टैक्स को कम करते हैं, इसको टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। टैक्स इवेशन, टैक्स का चोरी कर लेना, समझ पा रहे हैं? इनकम कम दिखा देना, खर्चा ज्यादा दिखा देना, इसको कहते हैं टैक्स इवेशन। टैक्स मैनेजमेंट माने टैक्स का नियम फॉलो करेंगे, टैक्स का, इसको क्या कहते हैं भाई? टैक्स मैनेजमेंट। हेड्स ऑफ इनकम, काउंटेबल, सोर्सेस ऑफ इनकम, नॉट काउंटेबल। सोर्सेस ऑफ इनकम बताता है कि किस हेड से इनकम हुआ है, किस हेड से? कैजुअल इनकम माने नॉन रिकरिंग इनकम। कैजुअल इनकम माने टैक्सेस को चलाने के लिए एक बॉडी बनाया गया था जिसका नाम है सीबीडीटी। क्या नाम है?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्या, डायरेक्ट टैक्सेस। रिबेट अंडर सेक्शन 87A में क्वांटम कितना था, 12,500 और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी विच वेरी लोअर, 12,500 और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी विच वेरी, ये क्वांटम ऑफ रिबेट था अंडर सेक्शन 87A। अंडर सेक्शन इफ इनकम नॉट एक्सेड रुपीज 5 लाख, 5 लाख से इनकम ज्यादा नहीं है तो ही आपको ये क्वांटम ऑफ रिबेट मिलेगा, नहीं तो ये रिबेट नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर था इनकम विच इज डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ऐसा इनकम का नाम बताना है जो टोटल इनकम का पार्ट, समझ पा रहे। पहला था एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम में माफ है, टैक्स नहीं लगेगा, समझ पा रहे। फिर क्या था, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए फॉर्म, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म से अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, समझ रहे। कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम एनी डिजास्टर, कोई भी तबाही हुआ है उस पर आपको टैक्स लगने वाला नहीं है। अलाउंस, आपको अवार्ड्स या रिवार्ड्स मिल रहा जिसको कहते हैं स्कॉलरशिप, क्या कहते हैं, उस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या बोलेगे, नहीं समझ पा रहे। डेली अलाउंस टू एमपी एंड एमएलए, डेली अलाउंस टू एमपी और एमएलए को डेली जो पैसा मिल रहा है उस पर भी कोई टैक्स लगने वाला। कंपनसेशन रिसीव्ड अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट, भोपाल गैस लीक में जो डिजास्टर हुआ तो उसमें अगर कोई कंपनसेशन मिल रहा है तो कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्या था भाई, रेसिडेंशियल स्टेटस। एग्रीकल्चरल इनकम थोड़ा रुक के करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस कौन था भाई, रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब पता करना है कि भारत में रहता है या। रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन फॉर द चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को चार्ज करने के लिए क्या निकालते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस। अब रेसिडेंशियल स्टेटस किसका टेस्ट करेंगे, इंडिविजुअल का, जैसे हम लोग जैसा इंसान का, हम लोग जैसा इंसान का दो चीज चेक करेंगे, रहता है या, रहता को कहते हैं रेसिडेंट इन इंडिया, नहीं रहता को क्या कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। अगर पता चल गया रहता है तो थोड़ा आराम से टैक्स लेंगे कि भाई रहता है, आराम से देगा। पता चल गया नॉन रेसिडेंट तो संग संग पैसा दो, टैक्स दो, क्योंकि बेटा तुम कब भाग जाएगा तुम्हारा कोई ठीक नहीं है, तुम कब भाग जाएगा तुम्हारा कोई, चुपचाप तुम इधर टैक्स दो। किसका बात कर रहे भाई, नॉन रेसिडेंट, किसका बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं। अच्छा पता कैसे लगा रहता है, इसका सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में 2 कंडीशन लिखा है, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाइड कर दीजिए तो आप रेसिडेंट कहलाइएगा, नहीं सेटिस्फाइड करिएगा तो क्या कहलाइएगा, नॉन रेसिडेंट। कंडीशन नंबर 1, कम से कम पिछला साल भारत में 182 दिन है उससे ज्यादा गुजारिए। पिछला साल भारत में कितना दिन गुजारिए, 182 दिन है उससे ज्यादा। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड तो ओके, नहीं सेटिस्फाइड तो दूसरा सेटिस्फाइड करिए कि पिछला साल कम से कम 60 दिन रहिए और उसके पिछले 4 साल में कितना दिन है, 365 दिन या उससे ज्यादा, 365 दिन है उससे, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाइड करिएगा रेसिडेंट, नहीं सेटिस्फाइड करिएगा तो क्या कहलाइएगा। पता चल गया रेसिडेंट तो 2 और कंडीशन ठोक देंगे, ऑर्डिनरीली है कि नॉट ऑर्डिनरीली है, ऑर्डिनरीली है कि, ऑर्डिनरीली के लिए कितना कंडीशन था, 2, दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना होगा, दोनों का दोनों कंडीशन 2 आउट ऑफ 10 है, 2 आउट ऑफ, पिछला 10 साल में कम से कम 2 साल रहो और पिछला 7 साल में 730 दिन रहो, पिछला 7 साल में, तो आप क्या कहलाइएगा, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। अब दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाइड नहीं कहलाइएगा तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी। समझ पा रहे हैं, अब मत सुनिएगा आप लोग, सुन रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग का एचयूएफ क्या था, एचयूएफ माने हम लोग का घर परिवार, घर, इसका भी टेस्टिंग होगा, रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट। व्हेन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर होल्ली सिचुएटेड इन इंडिया, अगर घर का कंट्रोल और अफेयर पूरा का पूरा इंडिया में है, कंट्रोल और अफेयर पूरा का पूरा, तो कहेंगे रेसिडेंट, क्या कहेंगे। और घर का हम लोग का कंट्रोल, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे, कंट्रोलिंग पावर पूरा भारत के बाहर है तो क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट। यहाँ खाली 2 ही चीज चेक करेंगे, रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट के कंपनी का भी सेम है, कंट्रोल एंड अफेयर इंडिया में है तो रेसिडेंट, इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी पर एप्लीकेबल, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज, जो दूसरा देश से आके धंधा करता है उसका मेजरमेंट करेंगे। कंट्रोल एंड अफेयर इंडिया में है तो रेसिडेंट, इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। फॉर्म का भी वैसे ही, कंट्रोल एंड अफेयर इंडिया में है तो रेसिडेंट, बाहर है तो, और एनी अदर पर्सन का भी वैसे ही, कंट्रोल एंड अफेयर इंडिया में है तो रेसिडेंट, बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। नेक्स्ट था एग्रीकल्चरल इनकम, क्या था, अच्छा इसका टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट समझाए थे, टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट समझाए थे। इंडिया में पैसा कमाया, इंडिया में रिसीव किया, टैक्स लगेगा। इंडिया में कमाया, इंडिया में पैसा रिसीव किया, टैक्स लगेगा, समझे।
इंडिया में कमाया, बाहर के देश में रिसीव किया। छूट गया तो जा सकते हैं, तो जाइए आराम से जाइएगा, देखिए पाना लगे इसमें। इंडिया में कमाया और बाहर में रिसीव किया, इंडिया में कमाया और, तो उसको क्या कहेंगे भाई? टैक्सेबल, लगेगा टैक्स, समझे? बाहर देश में कमाया और पैसा इंडिया में रिसीव किया, टैक्स लगेगा। इंडिया में कमाया, इंडिया में रिसीव किया, टैक्स लगेगा। इंडिया में कमाया, बाहर रिसीव किया पैसा, टैक्स लगेगा। बाहर से पैसा इंडिया में रिसीव किया, टैक्स। ये 3 बात में टैक्स लगेगा, समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? अच्छा, बाहर कमा रहा, बाहर ही पैसा रिसीव हो रहा तो टैक्स, लेकिन रेसिडेंट हो तो लगेगा। रेसिडेंट है तो, बाकी अदर कंडीशन में नहीं लगेगा। ये बात याद रहेगा पक्का। टैक्स इंसिडेंस के ऊपर एक फॉर्म था, ऐसे ही करके कराए थे। टैक्स लगेगा तो अमाउंट लिखेंगे, नहीं टैक्स लगेगा तो अमाउंट नहीं लिखेंगे। इस पर सवाल कराए थे, समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में क्या एग्रीकल्चरल इनकम माफ है। हमारे देश का सरकार खेती बाड़ी करोगे, उससे आमदनी होगा तो सरकार आपसे टैक्स नहीं लगेगा। इसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल इनकम। पता किस चलेगा एग्रीकल्चरल इनकम है? एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड एंड सच लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन एंड सच लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। कोई भी जमीन से भाड़ा मिला है या कमाई हुआ है, उस पर खेती हुआ हो और वो जमीन इंडिया में हो, जमीन, उसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल इनकम। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल इनकम को सेटिस्फाइड करने के दो कंडीशन था, बेसिक ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन में जमीन का खुदाई करो, बीज डालो, समझ पा रहे हैं? पानी की व्यवस्था करो, सिंचाई करो, बेसिक ऑपरेशन है। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन काट के लाओ, उसको फसल को आकर्षक बनाओ, माने फिट फॉर सेल इन द मार्केट बनाओ, जिसे मार्केट में बेचा जा सके। इसको कौन सा ऑपरेशन कहते हैं? सब्सिक्वेंट। कौन सा ऑपरेशन? अच्छा, पहचाने थे कि कौन सा एग्रो इनकम है, कौन सा नॉन एग्रो इनकम है। एग्रो माने एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रो माने नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रो इनकम का पहचान करने के लिए हम तरीका बताए थे। एग्रो इनकम का एग्जांपल लिखवाए थे। एग्जाम में पूछता है गिव टू एग्जांपल ऑफ नॉन एग्रो इनकम, गिव टू एग्जांपल ऑफ एग्रो इनकम। नॉन एग्रो का तो पूरा याद है, रॉयल्टी इनकम, माने कुछ खदान उदान खोद दिए हैं, वो नॉन एग्रो है। इनकम फ्रॉम फिशरी नॉन एग्रो है। इनकम फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट नॉन एग्रो है, समझ पा रहे? सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉई एंड एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। सैलरी मिला किसी एम्प्लॉई को और वो एम्प्लॉई क्या में काम करता है? खेत में। रॉयल्टी इनकम, कोई माइन उन खोद दिए, रॉयल्टी मिल रहा है, ये सब क्या है भाई? नॉन एग्रो। क्या है? क्लियर? एग्रो इनकम का एग्जांपल था इनकम फ्रॉम ग्रोइंग कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट, कॉटन etc। कमर्शियल प्रोडक्ट उगा रहे हैं, जूट कॉटन, तो क्या भाई? नॉन एग्रो है। क्या है? प्लांट सोल्ड इन पॉट प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म। नर्सरी जैसा पौधा घरा में उगा के बेचते हैं, जैसे नर्सरी वाला लोग करता है, ये भी एग्रीकल्चरल इनकम। ये भी क्या है? इनकम फ्रॉम गार्डनिंग, ये भी क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम फ्रॉम गार्डनिंग क्या है? एग्रीकल्चर। इनकम फ्रॉम फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, फूल कली उगाए हैं और बेचते हैं, ये भी क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम फ्रॉम फ्लावर्स एंड क्रीपर्स क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम। क्लियर? तो एग्रो का एग्जांपल बोलेगा तो लिख दीजिएगा 2-4 ठो, नॉन एग्रो का बोलेगा तो 2-4 ठो लिख दीजिएगा। एग्रो का इनकम फ्रॉम गार्डनिंग, इनकम फ्रॉम फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट, कॉटन etc। प्लांट सोल्ड इन पॉट प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म, ये सब क्या? एग्रो। नॉन एग्रो क्या? इनकम फ्रॉम फिशरी, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट, समझ पा रहे हैं? ये सब क्या? नॉन एग्रो। ये सब क्या है? पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम था, जिसका कुछ पार्ट एग्रो कुछ पार्ट, माने सम पार्ट इज एग्रो एंड सम पार्ट इज, जैसे टी का खेती करोगे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में टी का सब दीवाना है। 60% इनकम एग्रो का लगेगा, 40% नॉन एग्रो, माने 40% पे टैक्स लगेगा। अगर 10 लाख इनकम हुआ तो 40%, 4 लाख टैक्सेबल, 6 लाख माफ, 6 लाख समझ गए? रबर का खेती करोगे तो 65% एग्रो, 35% नॉन एग्रो। कॉफी का खेती करोगे 75% एग्रो, 25%। अगर सवाल दे दिया कि टी का 10 लाख हुआ है और रबर का मान लो 20 लाख हुआ है, तो बताओ टैक्सेबल इनकम कितना होगा? तो 10 लाख का 40% 4 लाख और 20 लाख का 35% 7 लाख, 7 और 4 11 लाख। टैक्सेबल इनकम कितना होगा? 11 लाख। अच्छा, ऐसा बोला इनकम फ्रॉम टी 12 लाख, 2 लाख एक्सपेंस, 2 लाख तो एक्सपेंस घटा देंगे, 12 लाख माइनस 2 लाख कितना बचा? 10 लाख। अब 10 लाख का 40%, 10 लाख का, इस पर हम सम कराए थे, समझ पा रहे हैं? एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है क्या? इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है भाई? चैप्टर सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस देखो, कंटेंट देखिए, बुक में कंटेंट देखिए, दीजिए कंटेंट दीजिए।
इनकम फ्रॉम सैलरी, सुनो ध्यान से, सैलरी, सैलरी में लिखवाए थे द टर्म सैलरी इंक्लूड द फॉलोइंग बेसिक वेजेज, अलाउंस, परक्यूजिट, एन्युटी, बोनस, एडवांस, ये सब सैलरी में आएगा। ये सब कहाँ आएगा भाई? सैलरी में। कहाँ आएगा? सैलरी। सैलरी में डेफिनेशन आता है आपका परक्यूजिट का। परक्यूजिट मींस बेनिफिट गिवन टू द एम्प्लॉय। परक्यूजिट मींस बेनिफिट गिवन टू द, और इसका बेसिकली क्या आता है? सम आता है। क्या आता है? सम, या प्रोविजन लिखने के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, सैलरी का एक बार प्रोविजन फटाफट बोल दें, प्रोविजन फटाफट बोल दें। देखिए, ग्रेचुइटी मींस लमसम अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ग्रेचुइटी दो तरीका का, कवर्ड और नॉट कवर्ड। कवर्ड का रूल है ग्रेचुइटी अमाउंट रिसीव्ड लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, स्टैट्यूटरी अमाउंट कितना? 20 लाख, और 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ। सैलरी में आएगा बेसिक और डीए, बेसिक और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में क्या आएगा? फ्रैक्शन मंथ कन्वर्टेड इनटू 1 ईयर, एक्सेस ऑफ 6 मंथ। एक्सेस ऑफ 6 महीने से ज्यादा है तो फ्रैक्शन मंथ क्या मान लिया जाएगा? 1। और नॉट कवर्ड का क्या रूल है? ग्रेचुइटी रिसीव्ड लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। ग्रेचुइटी रिसीव्ड स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख और 1/2 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीट माने कंप्लीट, इग्नोर फ्रैक्शन मंथ, और एवरेज सैलरी पर मंथ। एवरेज सैलरी में क्या आएगा? बेसिक डीए, कमीशन। कैसा कमीशन? फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, फिक्स परसेंटेज और जहां से रिटायर किया उसके पिछले लास्ट 10 महीना का एवरेज, लास्ट 10 महीना का। समझ पा रहे? पेंशन भी दिया जाता है एम्प्लॉय को। पेंशन दो तरीका का होता है, एक बार में उठा लिया कम्प्यूटेड, महीने महीने उठाएगा अनकम्यूटेड। एक बार में उठा लिया कम्यूटेड, महीने महीने उठाएगा अनकम्यूटेड। एक बार में उठाया कम्यूटेड, महीने महीने उठाएगा अनकम्यूटेड। किसका बात कर भाई? पेंशन। किसका? हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन बताए थे, कैलकुलेशन सिखाए थे। सैलरी शीट में था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपया पर मंथ, 2 बच्चा का छूट है। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 रुपया पर मंथ, 2 बच्चा का छूट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप है तो 3200 रुपया पर मंथ छूट है। नॉर्मल के लिए छूट नहीं है। नॉर्मल के लिए छूट, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 12% ऑफ सैलरी छूट है। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5%। कार फैसिलिटी अगर आपको सीसी में दिया है तो 1800 पर मंथ, विथ ड्राइवर है तो प्लस 900 पर मंथ। लीटर में है तो 2400 रुपया पर मंथ। हॉर्स पावर में है तो 1800 रुपया पर मंथ। 1800 रुपया, समझ गए? टी, स्नैक, फूड, समझ पा रहे हैं? ये सब माफ है। ये सब क्या है? माफ है। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, परक्यूजिट में भी जाएगा, डिडक्शन में भी जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉई ओनली कहाँ आएगा? डिडक्शन में। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 50,000। कितना है? बाकी निर्मला दीदी तो चमत्कार की है इस बार। कितना हो गया भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन? बताइए, आप लोग होनहार बच्चे हैं, न्यूज देखते हैं। कितना हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन? 75,000। 75,000, समझे? 50 था, हो कितना गया? अरे 2 दिन पहले अनाउंस हुआ, 4 दिन पहले बजट। देखता उगता नहीं है क्या आप लोग? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। किसका बात कर भाई? बात नहीं। इनका क्या हुआ? 85 लेस होगा, अभी 1 साल बाद अप्लीकेबल होगा। गलत हो गया तो आपको 85 लेस करना, 75 लेस नहीं करना। 1 साल बाद कोई भी नियम बनता है उसके 1 साल बाद इफेक्टिव होगा। हाँ, समझ पा रहे हैं? आइए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? सुन लीजिए ध्यान से। इसमें सबसे पहले क्या था भाई? गैप। ग्रॉस माने गैप माने ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू रेफर्स टू एनुअल अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द हाउस। अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द घर को 2 तरीका में यूज कर सकते हैं, लेट आउट, सेल्फ ऑक्युपाइड। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए करिएगा तो क्या? माफ है। बिजनेस प्रोफेशन के लिए करिएगा तो क्या है? माफ है। समझ पा रहे हैं? लेट आउट सम के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? लेट आउट सम के लिए क्या निकालना पड़ेगा? गैप। बिना गैप निकाले हुए लेट आउट का सम बनेगा नहीं। पहला क्या था? म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू डिसाइडेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फेयर रेंट मींस नोशनल रेंट, हाईएस्ट रेंट ऑफ द एरिया। समझ पा रहे हैं? और स्टैंडर्ड रेंट माने रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, मिनिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, इसको स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं। एक्चुअल रेंट मींस रेंट रिसीवेबल। डीम्ड ओनर, डीम्ड ओनर माने मान लिया जाएगा कि आप मालिक हो। डीम्ड ओनर माने व्हेन द एसएससी ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी विदाउट टेकिंग एनी एडिक्वेट कंसीडरेशन टू हिज स्पाउस और सन इज नोन एज डीम्ड ओनर। पापा का प्रॉपर्टी को आप लोग बोलते हो ना, हाँ मैं मालिक, तो क्यों बोलते हो आप लोग? कौन सा ओनर हो भाई? डीम्ड ओनर। ओनर माने whose name property was registered, whose name property was। कंपोजिट रेंट का मतलब होता है रेंट प्लस रेंट ऑफ अमेनिटीज, रेंट प्लस रेंट ऑफ अमेनिटीज, रेंट ऑफ फैसिलिटीज, उसको कहते हैं कंपोजिट रेंट। क्या कहते हैं भाई? माने रेंट तो आएगा ही, साथ में
एसी लगा के दिए, सोफा लगा के दिए, बेड लगा के दिए, उसका भाड़ा ले लिए, इसको कहते हैं रेंट ऑफ एमेनिटीज। रेंट ऑफ क्या, किसका बात कर भाई, इनकम फ्रॉम हाउस रेंट, इनकम फ्रॉम। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम लोग का कौन सा चैप्टर है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन सुना ध्यान से, कैपिटल गेन का मतलब गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, संपत्ति को बेच करके जब फायदा होगा उसको कैपिटल गेन कहते हैं। अब कैपिटल एसेट क्या होता है, कैपिटल एसेट मींस अदर देन द फॉलोइंग, कैपिटल एसेट मींस अदर देन द, बोला कैपिटल एसेट जो जो नाम बोले उसको छोड़ के सब कैपिटल एसेट है। स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, स्टॉक इन ट्रेड एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, ज्वेलरी which is held for personal use, which is held for personal use, personal effect, gold deposit bond, special bearer bond, ये सब कैपिटल एसेट नहीं है। सब ये सब कैपिटल एसेट नहीं। तो कैपिटल एसेट मींस अदर देन द फॉलोइंग, स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, ज्वेलरी, पर्सनल इफेक्ट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, ये सब कैपिटल एसेट नहीं है। कैपिटल एसेट दो तरीका का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। कैपिटल एसेट दो तरीका का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सुनो क्या होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब होता है कोई प्रॉपर्टी आप खरीद कर अपने पास 36 महीना से कम दिन, 12 महीना से कम दिन, 24 महीने से कम दिन रखते हैं तो एसेट शॉर्ट टर्म कहलाएगा। हाउएवर 12 महीने के लिए लिस्ट है, 24 महीने के लिए लिस्ट है। 12 महीना 5 चीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। 12 महीना का कंसेप्ट 5 चीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। शेयर्स जो लिस्टेड है, शेयर जो क्या है, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसको यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड कहते हैं, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। डिवेंचर्स जो लिस्टेड हो, डिवेंचर जो लिस्टेड, यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ऑफ, समझ पा रहे क्या बोले हैं, शेयर, डिवेंचर, यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और एनी सिक्योरिटी जो लिस्टेड हो। एनी सिक्योरिटी जो, इसमें कितना महीने का कंसेप्ट लगेगा, 12 महीने। 12 महीने से कम दिन है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। 24 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज है, शेयर्स अनलिस्टेड और लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड ये 24 महीने से कम दिन शॉर्ट टर्म, 24 महीने ज्यादा दिन लॉन्ग टर्म। बाकी सबके लिए 36 महीने, बाकी सबके लिए तो लिखवा है, इफ एन एसएससी एसेट हेल्ड नॉट मोर देन 36 months, 12 months, 24 months immediately before the date of transfer. However, 12 month applicable for the following, नाम है शेयर जो लिस्टेड हो, उसके बाद यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ यूटीआई, डिवेंचर्स, समझ पा रहे हैं, एनी सिक्योरिटी विच इज लिस्टेड, 24 month applicable for the following, शेयर जो कि अनलिस्टेड है, लैंड एंड बिल्डिंग, इसके लिए कितना महीना, 24 महीने। अच्छा, इफ एन एसएससी एसेट हेल्ड मोर देन 12 month, more than 36 month, more than 24 month, immediately before the date of transfer, इसको क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल। फिर है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, सुन लीजिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है, अच्छे सुनिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेच के जो लाभ होगा उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। टैक्स इस पे लगता है 15%, कितना परसेंट, निर्मला सीतारमण बोली नहीं नहीं 15% बहुत कम है, 20% अब लगेगा। इस बार से कितना परसेंट समझे, लेकिन आप लोग के लिए 15 ही है, समझ पा रहे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के जब फायदा होगा उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टैक्स लगता था 20%, बाद में की 10%, इस बार की है 12.5%। पहले कितना लगता था, पिछला साल कितना की थी, 10, इस बार कितना की, तो अभी बीसी अभी है, अभी नियम में नहीं आया है। नियम में किसका बात कर भाई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बोलो क्या बोले हैं, क्लियर है। तो नया काहे बोल रहे हैं, हम लोग को कंफ्यूज कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि बजट में क्या क्या हुआ, टैक्स से संबंधित, टैक्स से संबंधित। इतना दिन से काहे नहीं बोल रहे थे, जब पढ़ाएंगे तब ना बोलेंगे, पढ़ा रहे थे। आइए किस पे आ रहे हैं हम लोग, टॉपिक कैपिटल गेन हम लोग का हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैपिटल गेन का कुछ कंसेप्ट था कि बोनस से 2001 के पहले मिला है, बोनस से 2001 के पहले मिला है तो उसका लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। कौन सा वैल्यू, 2001 के बाद मिला तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और 2001 के पहले मिला तो उसका वैल्यू लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 April 2001। 2001 के पहले कोई अगर संपत्ति किने हो
तो उसका वैल्यूएशन करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2000 समझ गए क्या बोले? वैल्यूएशन करेंगे 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर कोई संपत्ति किने हैं और 2001 के बाद किने तो नॉर्मल। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? डिवेंचर में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिवेंचर में इंडेक्सेशन बेनिफिट इसी कंसेप्ट को देख करके निर्मला दीदी बोली अब किसी में नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन बेनिफिट। बहुत तुम लोग को लाभ हो गया, नहीं समझा? अब मान लो 75,000 में सामान आदम जमाना में आपका दादाजी किने और इसका आज दाम हो गया 75 करोड़, तो 75 करोड़ माइनस 75,000 होगा। आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से दाम नहीं लगेगा। आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से दाम पूरा पे टैक्स लगेगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? नहीं समझ में आया? इंडेक्सेशन से तो वैल्यू कम हो जाता था ना, आज के डेट में वैल्यू लगाते थे। सरकार बोला नहीं इंडेक्सेशन बेनिफिट होगा। समझे? डिवेंचर को देख के बुद्धि लाया लोग। डिवेंचर में इंडेक्सेशन बेनिफिट पहले भी नहीं था, अब क्या बोली? सब में नहीं होगा, सब में नहीं होगा। ठीक है कोई बात नहीं, आइए टॉपिक बात है। किसका बात कर रहे? कैपिटल गेन। किसका बात कर रहे हैं? टेनेंसी राइट, गुडविल, मेहनत कर करके बनाए हो, फ्री में एक्वायर किए हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील, कीना होता परचेज प्राइस, कीना होता कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 के पहले खर्चा किए हो तो नॉट कंसीडर, नहीं लेंगे। समझ रहे? नेक्स्ट क्या था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का मतलब चारों हेड का छोड़ दो, पांचों कहीं से भी कमाओगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बाकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कुछ कुछ चीज में माफ है, वो चीज आपको लेस करना होगा। क्या माफ है? सुनिए क्या माफ है, अच्छे सुनिए। अगर आप सबलेटिंग हाउस से इनकम कर रहे हैं, माने कहीं से इनकम कर रहे हैं और खर्चा किए तो खर्चा लेस हो जाएगा। कहीं से इनकम किए हैं और खर्चा कर रहे हैं तो खर्चा क्या हो जाएगा? लेस। गिफ्ट रिसीव हुआ अप टू 50,000 तक का तो माफ हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से ब्याज मिला तो 3500 रुपया माफ हो जाएगा। 3500 रुपया क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। अगर कोई कैजुअल इनकम नेट दिया तो ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे, अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाई 70। और कोई परसेंटेज दिया तो परसेंटेज घटा के, परसेंटेज समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? किसका बात करें भाई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फैमिली पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। इसका नियम था कि एक विधवा को पेंशन मिल रहा है तो पूरा पूरा पे टैक्स नहीं लेंगे, छूट देंगे 15,000 और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, 15,000 और 1/3 ऑफ। समझे क्या बोले? यही नियम था। और अमाउंट जो जो छूट है वहाँ लेस लगाएंगे, नहीं छूटे नाम और अमाउंट लिख देंगे, जोड़ देंगे, सवाल बन जाएगा। किसका बात करें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम नेक्स्ट था सेटअप, कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस। सेटअप का मतलब होता है सेटअप द लॉसेस, सेटअप द, इफ नॉट सेटअप देन इट शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, देन इट शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द। किसका बात करें? सेटअप, कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस। नियम इसका था, क्या नियम था? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेटअप फ्रॉम एनी हेड। किसी भी हेड का इनकम से लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेटअप हो जाएगा। लॉस फ्रॉम बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस, लॉस फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस कैन बी सेटअप फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी में हाथ लगाने नहीं देंगे। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, खाली स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट से सेटअप होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दो जगह से सेटअप होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप होगा। सेटअप माने माइनस होगा, सेटअप माने लॉस फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, तो इनकम फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस से ही सेटअप होगा। दूसरा जगह से सेटअप, अगर सेटअप नहीं हुआ तो नोट में लिख देंगे इट शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, इट शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द। क्लियर है? यही था सेटअप कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन। नेक्स्ट हम लोग का क्या चीज? डिडक्शन। डिडक्शन में था एटीसी। एटीसी में क्या आता है भाई? एलआईसी। एटीसी में प्रीमियम अमाउंट और प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट का 10% और प्रीमियम विच एवरेज लोअर, विच एवरेज समझे? कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, कंट्रीब्यूशन टू ट्यूशन फी, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ परचेज एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट ऑन एनएससी, इंटरेस्ट ऑन, समझ पा रहे? ये सब आएगा कहाँ पे? एटीसी में। एटी मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख मिलेगा, 1.5 लाख से कम होगा बट 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होगा। एटीडी, डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर मेडिक्लेम। अकेला का नॉर्मल जवान आदमी का 25,000, बुढ़ा लोगों के लिए 50,000, पूरा होल फैमिली का 75,000, पूरा होल फैमिली का। इसका बात करें एटीडी, एटी ट्रिपल सी, एटी ट्रिपल एलआईसी एन्युटी प्लान, एटीसीसीडी क्या था रे बाबा? पेंशन स्कीम। एटीसीसीडी एलआईसी का कौन सा स्कीम? पेंशन स्कीम। कौन सा बोलिए? एटीटीई एजुकेशन लोन। एटीटीई क्या था भाई?
एजुकेशन है। इट इज जी डोनेशन, इट इज जी नाम वाला है तो 50% डिडक्शन का छूट मिलेगा और बिना नाम वाला है तो 100%। समझ पा रहे हैं? उसी में हम लोग का क्या था भाई, एक तो एडी जीजीसी, एडी रेंट का था। किसका था? भाड़ा पे रहते हो, भाड़ा में देके रहते हैं, तो उसका नियम था कि एक्चुअल रेंट पेड 5,000 पर मंथ और 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। अच्छा, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड, सम कराए थे सबके ऊपर। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? और क्या चीज के ऊपर सम किए थे इसमें? यही सब किए थे, यही सब आता है। नेक्स्ट क्या है? और रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। और क्लबिंग ऑफ इनकम थोड़ा छूट गया है। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है कि खुद का टैलेंट से कमा रहे हो, खुद का प्रोफेशन है, अलग काम है, उधर से कमाई हो रहा तो आपके हैंड में टैक्सेबल होगा। लेकिन आप ही का पैसा लेके अगर कोई लॉटरी जीत गया, किसी को ब्याज मिल रहा, समझ पा रहे हैं, तो आपके हेड में टैक्सेबल होगा। और माइनर बच्चा कोई ऐसा किया है, खुद का टैलेंट नहीं है, आपका पैसा सो कमा रहा, तो उसमें 1500 रुपये छूट हो। 1500 रुपया किसका बात करे भाई? क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ। इसी के साथ हम लोग का टैक्स का पूरा रिवीजन थ्योरी खत्म होता है।